नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि श्री प्रकाश की फ़ोटो कैसे कैसे कितनी मुसीबत के बाद मिल पाई। एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी पत्रकारों को इसके बारे में बताया, सबको एक एक प्रति फ़ोटोग्राफ की दी गई और उसके बाद अगले दिन सभी अखबारों में इसकी फ़ोटो फ्रंट पेज पे छपी कि यही वो व्यक्ति है जिसने विवेक श्रीवास्तव, वीरेंद्र प्रताप शाही, दिलीप होटल, ये सब बड़े हत्याकांड जिनमें बहुत ढेर सारी गोलियां AK-47 से चलाकर दहशत फैलाई गई है, ये उससे संबंधित है। इसके पहले जैसा कि मैंने बताया था कि 1 अगस्त को दिलीप होटल में हत्या हुई थी और उसके बाद से ही पुलिस बहुत दबाव में थी क्योंकि वीरेंद्र प्रताप शाही का पहले मर्डर हो चुका था, विवेक श्रीवास्तव का उससे भी पहले हो चुका था। तो बार बार की मीटिंग में ये तय किया गया था कि अब जो भी छोटी छोटी सूचनाएं इसके बारे में आएंगी उसको एक न एक टीम वेरीफाई करेगी। 100 नंबर की व्यवस्था थी कंट्रोल रूम में। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों के पास जो सूचना आती थी, चाहे वो एसएसपी साहब हों, चाहे एसपी सिटी हों, सीओ हों, कहीं कहीं अच्छे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास भी सूचना आती थी। तो ये तय किया गया कि जिसकी जहाँ से भी सूचना आए, चाहे वो 100 नंबर पे आए या किसी अधिकारी के पास आए, किसी मातहत कर्मचारी के पास आए, उसको एक जगह इकट्ठा करके सुबह सारी टीमें इकट्ठा होंगी और प्रत्येक सूचना को वेरीफाई करेंगे। हालांकि उस समय कुछ लोगों ने बताया कि साहब जितनी सूचनाएं अब तक आई हैं वो सब झूठ हैं, किसी में कोई सब्सटेंस नहीं निकला है, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि नहीं, सूचना सब वेरीफाई करेंगे भले ही वो झूठ हो। इसी बीच में जब दिलीप होटल के बाद बार बार हम लोग हर टेलीफोन एक्सचेंज में घूमे, जीएम टेलीफोन से बात की, टीडीएम जो अलग अलग एक्सचेंजेस के थे उनसे बात की और उनसे कहा कि साहब इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। वो टेलीफोन से अब बार बार ये पता लग रहा है कि टेलीफोन से वो बात करता है और जब तक ये पता नहीं लगा था कि मोबाइल फ़ोन से संपर्क किया था उसने भानु मिश्रा के भाई से गोरखपुर में, तब तक हम लोग सभी जगह चक्कर लगा चुके थे। एक बार जब कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी जिसको CDR कहते हैं वो शिव प्रकाश शुक्ला के मोबाइल फ़ोन की मिल गई तो उसमें ये देखा गया कि कहाँ कहाँ सबसे अधिक बात होती है। उसमें कुछ PCO के नंबर आए। जैसा कि आप जानते हैं उस समय में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो इंदिरा भवन, जवाहर भवन, शक्ति भवन के सामने वाली पटरी पर लाइन से PCO हुआ करते थे। छोटे छोटे स्पेस में हमारे ख्याल से 50 PCO हुआ करते थे क्योंकि यहाँ बाहर से बहुत लोग आते थे, उनको बात करनी होती थी, कभी कभी उन्हें भीतर अधिकारियों से बात करनी होती थी, उसी PCO का प्रयोग करते थे। दूसरा जो PCO की बड़ी संख्या थी पुराने शहर में वो कैसरबाग में थी। कैसरबाग में PCO जो कैसरबाग चौराहा है उसके चारों तरफ जो पुरानी इमारत है, गोल सी इमारत है, उसके बरांडों में छोटे छोटे, और कैसरबाग कोतवाली के सामने की जो लंबी मार्केट है उसमें भी कम से कम 10 PCO थे। हम लोगों ने टेलीफोन वालों से बात की कि भाई कुछ तो तरीका निकालिए कि इतनी इन सब फ़ोन से बात हो रही है, हालांकि ये PCO हैं, इसमें ये पता करना मुश्किल है कौन आया था, किससे बात हुई थी, तो ऐसा कुछ करिए कि हम इसे सुन सकें। क्योंकि टेलीफोन टेप करने के बारे में बहुत सुना था हम लोगों ने तमाम जगह से, किस्सों में, कहानियों में। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये टेप करना क्या होता है। उन्होंने बताया कि साहब ये टैप करना है और दरअसल ये जहाँ पर इसके बॉक्स होते हैं, EP बॉक्स जो बोलते हैं, जो खंभों पे लगे होते थे, वहीं से एक पैरेलल लाइन हम दे देंगे। आसपास कोई सुरक्षित स्थान आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें बैठ के आप ये नंबर सुन सकते हैं। कुल 4 नंबर इस तरह से निकले PCO के, 2 कैसरबाग के, 2 हजरतगंज के। ट्रायल के तौर पे ये कहा गया कि भाई इनको लगवाया जाए। कैसरबाग वाला जो EP बॉक्स था वो SSP रेजिडेंस का जो मेन गेट है, SP सिटी रेजिडेंस का जो मेन गेट है कैसरबाग में, उसके सामने की तरफ था। और दूसरा जो ये क्लस्टर था इंदिरा भवन, शक्ति भवन, जवाहर भवन के सामने वाला, इनका जो EP बॉक्स था वो शाह नजफ़ रोड पे था, SSP रेजिडेंस के थोड़ा पहले। तो वहाँ पे इन सारे नंबरों को पैरेलल पे लगाने के लिए वही तरीका बताया गया। आसपास चूँकि वो कमर्शियल जगह है, कहीं पर कोई कमरा लेके उसमें सुनने का काम हो
तो निश्चित रूप से ये बात बाहर चली जाती, और एक बार बाहर चली जाती तो सब खोजी लोग लग जाते हैं कि साहब किसका नंबर है, कौन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, किससे संबंध है, अखबारों में निकलने लगता और एक अनावश्यक फजीहत होती पुलिस की। उनसे पूछा गया साहब कोई और तरीका? बोले साहब देखिए एक तरीका इसका और है कि हम लोग जब भी टेलीफोन लाइन की रिपेयरिंग करते हैं तो ईपी बॉक्स के पास ही एक टेंट लगा देते हैं। उसी टेंट के नीचे हम खुदाई करते हैं, नीचे की लाइन ट्रेस करते हैं कहाँ फॉल्ट है, और अपने इक्विपमेंट से उसको टेस्ट करते हैं कहाँ कहाँ। और कभी कभी तो 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन तक वो टेंट लगे रहते हैं जहाँ हमारे कर्मचारी बैठ के काम करते हैं। हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें 2 टेंट, एक शाहनजफ रोड पे, एक कैसर बाग में एसपी सिटी रेजिडेंस के गेट के सामने की तरफ, वहाँ पर 2 टेंट लगा दें, ताकि जो ये नंबर आप बता रहे हैं, जो हम नंबर 4 बता रहे हैं, इनको पैरेलल पर हम सुन सकें। उस समय पैरेलल पर सुनने का तरीका भी बड़ा गजब था। अगर सुनने वाले आदमी की ज़रा सी भी आवाज़ आ जाए तो अगर कोई चालाक आदमी है जिसका नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं, उसको भनक लग जाएगी कि कहीं से हमारा नंबर टैप किया जा रहा है। दूसरा, जो क्रेडिल पे रखने की खट की आवाज़ होती है, अगर उसके उठाने के बाद जिसका नंबर आप सुन रहे हैं वो जब टेलीफोन उठा ले और तब आप उठा पाए, क्योंकि रिंग दोनों जगह बजेगी। जो सुन रहा है, जो एजेंसी वाला सुन रहा है, जो पुलिस वाले सुन रहे हैं, रिंग दोनों जगह होगी। चाहे वह व्यक्ति डायल करेगा तो भी रिंग होगी, और वो रिसीव करने के लिए उसके पास कॉल आएगी तो भी रिंग होगी। तो अगर जो आदमी सुन रहा है, यानी हम लोगों में से एसटीएफ का जो आदमी जो हम लोगों में से पुलिस का आदमी सुन रहा था, एसटीएफ तो नहीं बनी थी उस समय तक, तो हम लोगों में से जो आदमी सुन रहा है, अगर उसने अपने टारगेट के बाद उठाया तो क्रेडिल पर से उठाने की जो खट की आवाज़ है वो उसको सुनाई पड़ जाएगी। अगर वो चालाक आदमी है, ध्यान रख रहा है, या उसे कहीं से पता लग गया है कि उसका टेलीफोन भी टैप किया जा सकता है, वो तुरंत फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देगा। इसलिए भी ये ज़रूरी था कि चूँकि ये सब बातें उसमें पीसीओ में ये लागू नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें 100 आदमी फ़ोन से बात करता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि उसका। तो ये चारों नंबर पीसीओ के लगवाए गए, 2 शाहनजफ रोड पे और 2 वहाँ पे, और 3 सिपाही 8-8 घंटे की ड्यूटी पर वहाँ लगाया गया टेलीफोन वालों से बात करके। और उन्होंने कहा कि साहब जो माउथ पीस है उस पर एक टेप लगा दीजिए आप, और ताकि किसी भी तरह की बाहर की नॉइस वहाँ न मिल सके। कभी कभी अगल बगल चिल्लाने की आवाज़, फेरी वाले की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, इनसे वो सामने वाला ये समझ जाएगा कि कांस्टेंट आवाज़ आ रही है, ये कहीं कोई न कोई इसमें गड़बड़ है। वो टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करेगा, दुनिया भर की शिकायत करेगा, दुनिया भर की बातें होंगी। तो उन सभी दोनों फ़ोनों में उसमें माउथ पीस की जगह हैवी टेप लगा दिया गया, ताकि कतई किसी तरह की आवाज़ वहाँ पर न जाए। और ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि जैसे ही घंटी बजे, इसके पहले कि वो संबंधित आदमी जिसका, वो संबंधित पीसीओ जिसका फ़ोन सुना जा रहा है वो उठाए, उसके पहले आपको उठा लेना है। उसी से पैरेलल में एक पहले रिकॉर्डिंग किट आती थी, अमीनाबाद के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था वहाँ से, नाका थाने के पीछे एक मार्केट था, वहाँ से एक 125 रुपये की इलेक्ट्रॉनिक किट आती थी, जिसमें जो आपका चोंगा है, जो आपका रिसीवर है, जिसमें माउथ पीस, जिसमें बोलने का सुनने का दोनों का है, उसमें जो आप टेलीफोन का जो कुंडली वाला जो तार होता है जहाँ जोड़ते हैं मेन टेलीफोन से, तो उसमें उस किट को लगा देते हैं। उसमें से एक तार जाता है जो टेप में लग जाता है, तो एक छोटा छोटा टेप, वो रिकॉर्डिंग किट जो 125 रुपये या 150 रुपये की उस समय मिलती थी, नॉर्मल लैंडलाइन टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की किट थी, जो टेलीफोन के पास आप रख दीजिए। कॉल जैसे ही शुरू हो उसको ऑन कर दीजिए, जो कन्वर्सेशन हो रहा होगा वो उसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगा और सुन भी लेंगे। ये इसलिए इस बैकग्राउंड को बताना ज़रूरी है कि उस समय इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। छोटी छोटी सूचनाएं जितनी मिल रही थी उसको वेरीफाई करने का, और ये जो 4 टेलीफोन पीसीओ के जो मिले थे, वो एक टेलीफोन और एक पॉलिटिकल आदमी का मिला था जिससे बहुत बार बात हुई थी, लेकिन वो ट्रांस गोमती एरिया में था। ट्रांस गोमती में महानगर का जो एक्सचेंज लगता है, उनसे भी कोशिश की गई थी कि एक वो पैरेलल लाइन दे दें, लेकिन शायद किसी वजह से वो लाइन नहीं दे सके। हालांकि बाद में, काफ़ी बाद में हमको ट्रांस गोमती में भी 3-4 लाइनें इस तरह की पैरेलल सुनने को मिल गई थी, इसके पहले कि हम मोबाइल फ़ोन को पैरेलल पर सुन पाते। तो
जिस दिन ये अखबारों में प्रकाशित हुआ उस दिन ये हज़रतगंज में जो पीसीओ थे, जिनकी 3-4 लाइनें एक साथ थीं, जो इंदिरा नगर और इंदिरा भवन और जवाहर भवन के सामने थे, उसमें एक कॉल आई। कॉल ये आई कि फ़ोन करने वाले ने फ़ोन किया और वो आदमी पहले से वेट कर रहा था, जैसा कि पीसीओ वाले ने बताया, और पीसीओ वाले से उसने कहा कि साहब फला आदमी है, उसको फ़ोन दे दीजिए। उसने फ़ोन ले लिया। फ़ोन पे इधर जो पीसीओ में खड़ा था हज़रतगंज में जवाहर भवन के सामने, उसने कहा कि भैया आपकी फ़ोटो सारे अखबारों में निकली है। उधर से आवाज़ आई, सवाल ही नहीं उठता, तुमने देखा है? इसने कहा सब देखा है मैंने। बोले अच्छा बताओ क्या पहने हैं उसमें? तो उसने कहा साहब उसमें डेनिम की एक शर्ट पहने हुए हैं, हाथ ऊपर की तरफ बांधे हुए हैं आप, और बहुत ही रौबीला चेहरा उसका आया है। तो उसने कहा देखो डेनिम की शर्ट हम कभी पहने नहीं हैं आज तक। हम इसलिए नहीं पहने हैं कि डेनिम की शर्ट हम पहनेंगे वो बम्बई दिल्ली में पहनी जाती है, यहाँ अगर पहनेंगे तो हम दूर से पहचान में आ जाएंगे। हम ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन डेनिम की शर्ट इस तरह से जीन्स की शर्ट और पैंट नहीं पहनते ताकि हम 100 लोगों में से अलग से पहचान में आ जाएं। तुम जानते हो तमाम लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। उसने कहा सर, उसने कहा भैया फ़ोटो तो आप ही की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ़ोटो आपकी है, हमसे ऐसी गलती नहीं हो सकती, और बहुत साफ़ फ़ोटो है, कोई अखबार ऐसा नहीं बचा जिसमें ये फ़ोटो आई न हो। इस पर उधर से आवाज़ आई तो ठीक है, जितनी अखबार हैं हज़रतगंज में सारी अखबार की कटिंग फ़ोटो वाली जो समाचार है उसकी इकट्ठा करके, और परसों तुम चले जाना गोमती नगर, मैं किसी को भेजूंगा, तुम वहाँ पर थाने वाले चौराहे के पास खड़े रहना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी को भेजूंगा, वो तुमको पहचान लेगा, उसको ये पेपर कटिंग दे देना। ये बात सुनने के बाद जैसे ये फ़ोन कटा, हम लोगों को तुरंत बताई गई कि साहब इस नंबर से फ़ोन आया है। फ़ोन हम लोगों ने ट्रैक किया तो वो फ़ोन नेपाल से, नेपाल का नंबर था उसमें। एक टीम जो गोरखपुर में रहती थी उसको नेपाल भी भेजा गया पता करने के लिए। 2 दिन बाद पता लगा कि वो भी नेपाल का एक पीसीओ है, काठमांडू का एक पीसीओ था जहाँ से ये फ़ोन किया गया था। लेकिन एक बात तय हो गई कि वो फ़ोटो के मिलने से परेशान था। जिस तरह से वो कह रहा था वो फ़ोटो के मिलने से परेशान था। इधर सारी टीमों को बुलाकर सबको एक एक फ़ोटो उपलब्ध करा दी गई, दिखा दिया गया कि डायरी में रखे रहिए, आप जहाँ जहाँ लगाए गए हैं वहाँ आने जाने वालों पे नज़र रखिए, और अगर इस हुलिया का, इस शक्ल सूरत का कोई आदमी दिखाई देता है तो अकेले कुछ करना नहीं है, आपको सूचना देना है। सारे लोग इकट्ठा होंगे, तब फिर कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन के साथ सभी लोगों को फ़ोटो दे दी गई। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने तो वो फ़ोटो रख ली, कुछ ने जेब में रखी, कुछ ने डायरी में रखी, और कुछ लोगों ने उस फ़ोन को जेब में या हाथ में रखने से इनकार कर दिया। हम लोगों से किसी ने कुछ नहीं किया, आपस में कहा, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनको ये पता था, जो गोरखपुर, देवरिया या उस तरफ के जो सिपाही थे उन्हें यह जानकारी थी कि फ़ोटो को लेके वो बहुत एजिटेट होता है कि किसी को फ़ोटो मिल जाए, कोई उसकी फ़ोटो दे दे, क्योंकि लगभग 4 महीने से गोरखपुर के उसके जितने विरोधी हैं, वीरेंद्र शाही जी से लेके हरशंकर तिवारी जी तक, और किशोरी लाल और बहुत से लोग, तमाम जो उसने वहाँ हत्याएं की थी, उन लोगों ने फ़ोटो की कोशिश की थी और फ़ोटो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। वहाँ ये भी कहा था कि जिसके पास फ़ोटो मिल जाएगी मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस लिहाज से कुछ हमारे 1-2 सब इंस्पेक्टर्स और सिपाहियों ने कहा कि भैया हम ऐसे पहचान लेंगे, हम इसको जेब में नहीं रखेंगे, पता नहीं कहाँ किससे भेंट हो जाए, कौन मुखबिरी कर दे और हमें जान से हाथ धोना पड़े। हालांकि ये बात बहुत बाद में पता लगी। हम लोगों के साथ जो भी फोर्स चलती थी सबके पास फ़ोटो थी। इसी बीच में छोटी छोटी चूँकि 1 अगस्त से पुलिस परेशान थी, एक ही उसको सफलता मिली थी कि ये मर्डर या ये गैंग का लीडर या इतनी दहशत वाली हत्याएं श्री प्रकाश शुक्ला नाम का आदमी कर रहा है। और दूसरी सफलता इस बीच में मिली थी कि उसकी फ़ोटो
पुलिस को उपलब्ध हो गई थी। सारे लोगों को जब फ़ोटो दी गई तो उसके पहले जो छोटी छोटी सूचनाएं थीं वो हुआ कि इसको वेरीफाई करिए। पहली सूचना, जो उसके साथ के लोग पकड़े गए, जो कभी उसके साथ पढ़ते थे, जो कभी उसके लखनऊ में उसके साथ आवारागर्दी करने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, उन लोगों ने बताया साहब ये लड़कियों को दिन रात घूरता है, जहाँ भी इसको अगर लड़कियाँ मिल जाएंगी ये घूरेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि अपने हाथ से शेव नहीं बना सकता। अगर ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको दाढ़ी बनवानी है तो किसी न किसी सैलून में जाता है, बड़े सैलून में जाता है, ताकि वहाँ पर इस बात की संभावना कम हो कि ये जो सिपाही होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो घूम घूम के पहचानने का काम करते हैं, संभवतः उसको 2-3 सब इंस्पेक्टर से खतरा था जिन्होंने उसको गोरखपुर में बंद किया था जब एक बार इसने वहाँ एक मनचले की हत्या की थी, जिसने उसकी बहन से कुछ शब्द कह दिए थे, कुछ छेड़खानी की थी। तो उसके दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता था कि यही 2-3 लोग हैं जो हमें पहचान सकते हैं, इनके अलावा हमें कोई पहचानता नहीं है। तो एक तो ये कि वो शेव जब भी जाएगा तो कराने जाएगा। इसी क्रम में ये पता लगा कि वो ताज होटल के सैलून में जाता था। हालांकि वो इतना महंगा सैलून है कि सामान्य आदमी यहाँ वैसे भी नहीं जाएगा, सिपाही और सब इंस्पेक्टर के जाने का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ भी संपर्क किया गया, उसको फ़ोटो दिखाया गया तो उसने बताया कि हाँ साहब ये आदमी आता तो है कभी कभी और बहुत हैवी टिप देता है। उस समय 150 रुपये या 100 रुपये के आसपास शेव करने का लगता था, आप अंदाज़ लगा लें 97-98 में, और 100 से ज़्यादा 100-200 रुपये वो टिप दिया करता था। संभवतः उसके पीछे उसकी जो मंशा रही होगी, जो लॉजिक रही होगी कि अगर कभी मेरे बारे में पूछा जाए तो ये आदमी न बताए। दूसरा ये बताया गया कि शाम के समय जनपथ मार्केट में वो ज़रूर आता था और उसकी कुछ दुकानें पेट थीं। जैसे वुडलैंड्स की एक दुकान थी कॉर्नर में, आप जहाँ हज़रतगंज की मेन रोड से हज़रतगंज चौराहे की तरफ से आएँ आगे जाने के लिए, तो जनपथ जाने के लिए जो रोड भीतर गई उसके कॉर्नर में एक वुडलैंड की दुकान थी। उसके पहले एक छेदीलाल का जूस कॉर्नर है, बड़ा फेमस है वहाँ पर। तो शाम को ये वहीं छोटे छोटे स्टूल रखे होते हैं, वहीं बैठ जाया करता था। आने जाने वाली महिलाओं पे, लड़कियों को वहाँ घूरा करता था जब तक कि वो बंद ना हो जाए। इसके अलावा कभी कभी घूमते घूमते वो पीछे जनपद की दुकानों में, चूँकि जनपद में पीछे चिकन की साड़ियों के, चिकन के कपड़ों की बहुत सी दुकानें हैं, ज़्यादातर महिलाएं उनकी ख़रीदारी के लिए आती हैं। जनपद के जो अंडरग्राउंड मार्केट है वहाँ पर, उसमें भी चिकन की और छोटे बच्चों की बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, तो उसमें महिलाएं बहुत आती हैं, तो उनको वो दरअसल घूरने का काम किया करता था। तीसरी बात ये पता लगी थी कि वो सुबह सुबह स्टेडियम ज़रूर आता है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है हज़रतगंज में ही। वहाँ सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास तमाम लड़के अभ्यास करने के लिए, जो खिलाड़ी हैं वो आते हैं। दौड़ का अभ्यास, फुटबॉल का अभ्यास, क्रिकेट का अभ्यास, बहुत ढेर सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं। तो वो सुबह ट्रैक सूट पहन के एक बैडमिंटन के रैकेट वाला बैग लेके सुबह सुबह वहाँ जाता था, थोड़ी देर दौड़ता था, उसके बाद सीढ़ियों पर बैठ के ये भी बताया गया कि वो महिला खिलाड़ियों को आते जाते कभी कभी तंज भी कस दिया करता था और कभी कभी घूरा करता था। सबसे अंत में जो छोटी सूचना मिली थी, जो अलग अलग स्रोतों से मिली थी, कि छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, जहाँ ये केजी से लेके और 5th-6th तक के जो स्कूल हैं, वहाँ सुबह सुबह उनके पेरेंट्स, खासकर उनकी मदर्स, बहुत छोटे बच्चों को लेके छोड़ने आती हैं। वो पीरियड 8 बजे से, जब वो स्टेडियम से लौट के आता था, तो किसी न किसी स्कूल के सामने, महानगर बॉयज़ का जो किंडरगार्टन वाला स्कूल है वहाँ पर, करामत का जो छोटे बच्चों वाला स्कूल है वहाँ पर, कभी कभी हज़रतगंज में वो सेंट फ्रांसिस और लेरोटे के सामने भी, बस लड़कियाँ जो छोटे बच्चियों को लेके, उनकी यंग मदर्स आती थीं, उनको घूरना। और बाद में हम लोगों को बहुत बाद में पता लगा, जब उसके एक मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, कि इसके पीछे क्या लॉजिक थी। क्या ऐसा तो नहीं था वो किसी उद्योगपति के छोटे बच्चे को किडनैप करने की बात कर रहा हो? तो उन लोगों ने बताया कि ना, उसने हमेशा मना किया है कि छोटे बच्चे की किडनैपिंग कभी नहीं करनी चाहिए। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप के पास जाने की जिद करता है, उसको चुप कराना और बहुत ही कठिन काम है, और अगर बच्चा मर जाए
तो इससे बड़ा पाप नहीं पड़ता है। तो हम छोटे बच्चों की किडनैपिंग के फेवर में वो कभी नहीं था। दरअसल उन लोगों ने ये बताया कि वो हमेशा लड़कियों के चक्कर में, यंग मदर्स का उसके बारे में ये कंसेप्ट था कि साहब देखिए वो उसका पहला इशू होता है या दूसरा इशू होता है, वो शादीशुदा होती हैं लेकिन अच्छे बन ठन के आती हैं, सिंदूर बहुत छोटा सा लगाती हैं ताकि वो दूर से दिखाई न पड़े, और उसको ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो कि ये शादीशुदा हैं कि शादीशुदा नहीं हैं। ऐसा जो उसके मेंबर्स को बाद में अरेस्ट करने के बाद जब ये पूछा गया कि स्टेडियम क्यों जाता था, क्या किसी के चक्कर में जाता था, स्कूल के सामने क्यों बैठता था, जनपद में क्या किसी बड़े व्यवसायी को किडनैप करने की का प्लान था उसका, तो ये सब उसके बाद पता लगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हम लोगों के लिए था कि साहब ये शेव तीसरे चौथे पाँचवें बनवाने ज़रूर आएगा। इसी चक्कर में हम हमारा जो उस समय गनर था रणकेंद्र, एसपी सिटी साहब का गनर था, और सत्येंद्रवीर सिंह साहब, हम लोग सादे में रोज़ शाम को 6 साढ़े 7 बजे एक मारुति 800 गाड़ी में बैठ के उधर दारुल शफा की तरफ से खड़ा कर देते थे ताकि उधर थोड़ी कम भीड़ होती है, हज़रतगंज की तरफ थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आने जाने वालों पर नज़र रखते थे कि जिनके पास अगर बड़ा बैग हो जिसमें AK-47 रखे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बताया गया बिना AK-47 के कभी भी वो अपने रूम के, अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अगर वो किसी गाड़ी से है उससे उतर के थोड़ी देर के लिए भी जाना हो तो AK-47 का बैग अपने पास रखता था। इसी शंका में या इसी इन्फॉर्मेशन पर वहाँ बड़ा बैग लेके चलने वाले हर आदमी को हम लोग रोक लेते थे और उसका बैग खुलवा के चेक ज़रूर करते थे। ऐसा 3-4 घंटे लगभग हर दिन करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून था और इन्फॉर्मेशन जो तरह तरह की आ रही थी उसमें ये था कि या तो ताज वाले सैलून में या बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून में वो ज़रूर आएगा अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए। तो ऑलमोस्ट रोज़ हम लोग ये रूटीन बन गया था कि शायद इसी तरह से हम लोगों के ये आदमी हाथ आ जाए। ये एक्सरसाइज करीब 4 दिन से 5 दिन से लगातार चल रही थी। अचानक 9 सितंबर 97 को 9 सितंबर 97 को 6:30 बजे मैं और एसपी सिटी साहब कैसरबाग के अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। मैं सीओ कैसरबाग था, वो एसपी सिटी थे। दोनों का कार्यालय बिल्कुल सटा हुआ है एक दूसरे की दीवार से, एक ही बिल्डिंग में है। हम लोग बैठ के नंबरों की तलाश कर रहे थे। जो CDR हम लोगों को मिली थी उसमें कितने नंबर हैं, कौन हो सकता है। टेलीफोन इंक्वायरी से उनका नंबर, जो बिहार के नंबर थे उसमें कुछ, मुंबई के नंबर थे उसमें कुछ, और कुछ उसमें दार्जिलिंग के नंबर थे, नेपाल के कुछ नंबर थे। इनको एक कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन नंबरों पे कौन होगा, किससे बात करता होगा। और फिर जहाँ जहाँ के लैंडलाइन नंबर थे वहाँ के जनरल मैनेजर टेलीफोन से संपर्क करके साहब हमें अगर इसका ये पता लग जाए, क्योंकि लोकल कॉल वो रिकॉर्ड नहीं होती थी, वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिल सकता था उस समय। जो STD, चूँकि STD में चार्ज किया जाता है, उसमें पैसा उसका टेलीफोन विभाग लेता है, तो STD कॉल का रिकॉर्ड वो दिया करते थे। तो बिहार में 2-1 जगह से हम लोगों को मिल गया, मुंबई में मिल गया, एक आध जगह से दिल्ली में भी, सबसे मुश्किल से दिल्ली से कोई कॉल डिटेल मिलना या लैंडलाइन की जो कॉल समरी है वो मिलना थोड़ी मुश्किल होती थी। लखनऊ का हम लोग निकलवा लेते थे। जितने फ़ोन मिलते जाते थे उनके निकलवाना, चूँकि कोई काम कंप्यूटर पे नहीं होता था, सब काम मैनुअल करना पड़ता था। जैसे किस नंबर पे कॉल की गई तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कोई हरे कलम से, कोई लाल कलम से। आज की तरह एक्सेल शीट में नहीं था कि आप एक कमांड दीजिए और फिल्टर करके वो बता देगा कि इस नंबर से 37 बार बात हुई है, इस नंबर से 34 बार बात हुई है। उस समय हम लोगों ने एक सिपाही हम लोगों के साथ रहता था, रविंदर करके, तो थोड़ा उसका इंटरेस्ट था, तो शाम को हम लोग सब उसको दे देते थे, सारे उसको दे देते थे कि इसको निकाल के वो देखें कि कितनी नंबर, कितनी बात किससे किससे हुई है। आज काफ़ी समय हो गया है, आज की बातचीत यहीं तक, शेष अगले अंक में।